साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड से संबंधित सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। ठीक है, बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ज़्यादा दिन और आपका नहीं बचा है, कुछ ही दिन आपके बचे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए और रेगुलर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921, 1935, 1901 या 1942? देखिए, बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसमें बोला है कि इसकी खोज कब हुई, तो यहाँ पे हालांकि जो है हड़प्पा, किसके बारे में? हड़प्पा नामक स्थल के बारे में खास करके यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो हड़प्पा नाम का जो जगह है, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो ये भी अगर आपको पूछ ले, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सहनी ने। किसने किया था? दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, हड़प्पा स्थल का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं एक और भी स्थल है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज इसके जस्ट एक साल बाद हुई थी, यानी 1922 में हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, बुद्ध, अशोक या चाणक्य? तो देखिए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इनके संस्थापक थे बुद्ध, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं बुद्ध के बारे में। बुद्ध से संबंधित और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में एक जंगल है। इसकी माता जब जंगल से होते अपने घर जा रही थी, तो उसी जंगल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। वहीं पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा पेड़ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था, उपदेश, यहाँ से भी सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। वहीं बात कर लेते हैं अगर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, और इनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप लोग बताएंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1757, 1857, 1905 या 1947? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति है, इसे ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की क्रांति का जो पूरा डेट अगर हम लोग देखें तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 यानी इसका जो डेट है ये माना जाता है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति का शुरुआत हुआ तो वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति में पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। सवाल ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस थे, क्योंकि उस समय के जो सेना में जो लोग थे उन लोगों को जो है चर्बी वाला कारतूस दिया जाता था, जिनसे उनकी धर्म जो है नष्ट हो जाती थी। तो इसी के विरोध में क्या किया सेना ने? मंगल पांडे ने जो है आंदोलन को शुरू किया और इन्होंने ही अपना पहला बलिदान दिया था। चौथा सवाल है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? देखिए, चंपारण आंदोलन की अगर बात करें तो हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन माना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भारत में जो है पहला सत्याग्रह माना जाता है चंपारण आंदोलन को, ये 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब भाग लिए थे, तो इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान आए थे और महात्मा गांधी को चंपारण की सभी समस्याओं से अवगत कराया था। उसके बाद महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचकर यहाँ के किसानों को उनका हक दिलाए थे। दरअसल चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो 3 कठिया प्रणाली किसके खिलाफ हुआ था? 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। यानी इसमें जो 1 बीघा जमीन हुआ करता था, उस 1 बीघे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन में
नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था किसानों को, जिससे किसानों के जो खेत है वो बंजर होते चले जा रहे थे और इन्हें उनका मुंह मांगा दाम भी नहीं दिया जाता था। और इसी के विरोध में वहाँ के किसानों ने क्या किया था, तो आंदोलन किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी को इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि, महात्मा की उपाधि इन्हें चंपारण आंदोलन के दौरान ही मिली थी। और किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 5 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक। देखिए मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि मौर्य समाज के अंतिम शासक कौन थे, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनके अंतिम शासक कौन थे, तो ये याद रखेंगे बृहद्रथ थे। कौन थे, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो थे यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और वहीं अगर बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इनके प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य। कौन थे, गुरु थे इनके चाणक्य थे। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1930, 1942, 1947 या 1920। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। इसी आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, करो या मरो। यानी कि क्या है कि करो या मरो, अगर अंग्रेजों को भगाना है, चैन पाना है तो करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी का एक नारा था, प्रसिद्ध नारा था। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1930 में, तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1917, 1919, 1921 या 1923। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था, तो एक सभा का आयोजन किया गया था। और रॉलेट एक्ट एक कानून था। ठीक है, रॉलेट एक्ट नामक एक कानून था जो कि काला कानून था, जो लोगों के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था। इस कानून के विरोध में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या कर रहे थे, तो एक सभा का आयोजन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन इसी सभा में अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर सवाल में है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1930, 1931, 1932 या 1940। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। पूरा डेट है 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये हुआ था महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय, उस समय के भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। इन दिनों के बीच में ही समझौता हुआ था और इसी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था और उसके बाद उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में ही हुआ था। इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। 9 नंबर सवाल में है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, 1920, 1930, 1942 या 1935। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, पूरा डेट बात करें तो देखिए इसकी शुरुआत इसकी हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी यात्रा से। ठीक है, दांडी यात्रा एक पद यात्रा थी, यानी एक पैदल यात्रा था। ये यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ये यात्रा शुरू हुआ था और चला था कब तक, तो 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल को लोग कहाँ पहुँच गए थे, दांडी पहुँच गए थे। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा की और ये पहुँचा था दांडी तक। ठीक है, दांडी में समुद्र किनारे जाकर के 6 अप्रैल को वहाँ पे सारे लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे लोगों ने नमक कानून को तोड़ने का काम किया, खुद से नमक बनाया। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बात कर लेते हैं दांडी यात्रा के बारे में, तो इसमें महात्मा गांधी ने 241 मील, कितनी मील, 241 मील की दूरी तय की थी और इनके साथ और भी 78 लोग शामिल थे महात्मा गांधी के साथ। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। 10वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर बोला है, तो इसलिए राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है क्षेत्रफल के मामले में। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में तो हम लोग को मालूम हो गया। वहीं हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या के में सबसे अधिक जो है,
सबसे जो बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। वहीं सबसे छोटा जनसंख्या में कौन है, तो सबसे छोटा है सिक्किम, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिक्किम जो है वो जनसंख्या में सबसे छोटा है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, चूंकि बिहार से आपको सवाल देखने को मिलता है, बिहार स्पेशल से, तो बिहार पुलिस है चूंकि, तो इसलिए बिहार से आपको सवाल देखने को मिलेगा। बिहार जो है क्षेत्रफल के मामले में ये 12वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पे, 12वें स्थान पे आता है। और वहीं जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरे स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है, 3 स्थान पे आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर बिहार के हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का नाम सबसे पहले आता है। भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। चलिए 11वां नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो देखिए सबसे लंबी अगर नदी की बात करें तो गंगा है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई अगर हम लोग देखें तो इसका 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो गोमुख से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। हालांकि गंगा नदी उधर जो है 2 धाराओं में बटी हुई होती है, एक होती है भागीरथी, दूसरा अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां देव प्रयाग में आकर के मिलती हैं तो यहाँ से गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है 12 नंबर में, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, घाघरा या गंगा? देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेके आती है, ठीक है, बाढ़ लेके आती है। और ये जो नदी है कोसी नदी, ये अपनी धारा काफ़ी ज़्यादा बदलते रहती है, ठीक है। धारा बदलने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन को काट करके, गाँव को काट करके लेके चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी लेके आती है मैदानी इलाकों में। इसी कारण से बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले आपको कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। चलिए 13वां सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। यहीं आपको पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है, तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है, नेपाल में स्थित है। हालांकि ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ पे है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पे स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो है 8,849 मीटर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को भी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है ना, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का केटू है, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। 14 नंबर सवाल में है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, चेरापूंजी, जोधपुर या जैसलमेर? देखिए भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम वर्षा के वाला ये है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन है? सबसे अधिक वर्षा वाला है मौसिन राम। मौसिन राम जो है ये स्थान है मेघालय में, और यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है भारत में। वहीं अगर सबसे ठंडे स्थान की बात करें, तो भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। द्रास जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। और सबसे जो गर्म की अगर बात करें, तो सबसे गर्म में आता है कौन सा? फलोदी आता है, फलोदी, ये राजस्थान में सबसे गर्म स्थान है भारत में। 15 नंबर सवाल में है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर? देखिए अगर हम लोग भारत के मानचित्र को बनाएं तो इस तरह से भारत का मानचित्र होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से होता है और इस तरह से चलता है। तो इस तरह से अगर हम लोग भारत के अगर मानचित्र को देखें, तो इसके जो भारत के मानचित्र में यहाँ पे जो पूर्व साइड में आता है, यहाँ आता है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल की खाड़ी इधर आता है, और पश्चिम साइड में क्या आता है? अरब सागर आता है। अरब सागर भारत के पश्चिम साइड में है। वहीं आपका जो दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसलिए यहाँ पे पूछा पश्चिमी तट पर कौन सा है, तो अरब सागर बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि भारत में जो है कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत का जो मुख्य भूमि है, कौन सा भूमि? मुख्य भूमि, इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 6100 किलोमीटर,
6100 किलोमीटर की लंबाई है भारत की तटरेखा की। लेकिन अगर कुल तटरेखा की बात करिए तो मुख्य भूमिका है, कुल तटरेखा में कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सारे के अगर तटरेखा को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कुल तटरेखा होता है। और कुल तटरेखा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16 नंबर सवाल में है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या हिमालय। तो भारत की छत के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है इसलिए इसे भारत का छत भी कहा जाता है। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये अपशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, सॉरी अपशिष्ट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर पूछ ले भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली है, ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। विंध्याचल जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। 17 नंबर सवाल में है, नर्मदा नदी बहती है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। देखिए नर्मदा जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है कहाँ से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमरकंटक से इसकी शुरुआत होती है और अमरकंटक से बहते हुए पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। किधर, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। चलिए 18वां सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और तापमान भी जो है, तापमान क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तो ऐसी जगहों में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और काफ़ी ज़्यादा मोटे टाइप के होते हैं। अगला है 19 नंबर सवाल, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो आप लोगों को भी पता होगा कि 370 जो धारा 370 है ये कश्मीर से संबंधित था। ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, ठीक है। हालांकि इस जो अनुच्छेद को है ये खत्म कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक है क्या, तो जम्मू है, दूसरा क्या है, दूसरा है लद्दाख। 20 नंबर सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या चुनाव आयोग। तो देखिए यहाँ पे बोला है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल बी ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि जो राज्यपाल होता है इसका भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है 21 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर में, भारत में मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। देखिए मूल अधिकार मतलब होता है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार है भाग 3 में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं सभी भागों के बारे में तो भाग 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। भाग 3 में है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और भाग 5 में क्या है, तो संघ का जिक्र है भाग 5 में। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कुल मौलिक अधिकार है 6। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में यह अमेरिका से लिया गया है। अगला है 23 नंबर में, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, 352, 356 या 360 या 370। देखिए आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। एक है 352, ठीक है, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। ये तीनों जो है ये आपातकाल से संबंधित है। जो पहला वाला है 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और जो दूसरा नंबर में है 356 यह राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, ये इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है यह है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 352 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। अगला है 23 नंबर में, मेक इन इंडिया योजना किसने शुरू की, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी 2014 ईस्वी में। बात कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है। तो मेक इन इंडिया का मतलब है कि हर एक सामान को, यानी भारत में जो भी सामान हम लोग निर्यात करते हैं दूसरे देशों से, इनका उद्देश्य है मेक इन इंडिया का कि वो सारे सामान को स्वदेशी रूप से बनाया जाए, यानी अपने ही देश में बनाया जाए। अगला है 25 नंबर सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून, 5 जून, 10 जून या 15 जून।
तो देखिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को, इसलिए बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 22 अप्रैल को? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आपका क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। कब? 22 मई को मनाया जाता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीरीज़ जो है आते रहेंगी वीडियोज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।